ओके, चलिए शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे से। लाइव स्ट्रीम में सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो कृपया बोल दीजिए एवरीबॉडी। ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है लाइव स्ट्रीम में? प्लीज मेंशन वंस, सो विल स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, हर हर महादेव मित्रों। आवाज जोर से जरा, ऐसा ऐसा लगना चाहिए कि अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर। बोलो हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होते आ रहा है। सो वी नीड कि भाई हम इसका एक पूरा का पूरा रिवीजन आपको ऑडियो के फॉर्म में दे। सो इसलिए मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से आप इसको देख सकते हो मेरे साथ साथ, बट ये रिवीजन एक्सक्लूसिवली मैं कर रहा हूँ तो मेरा ही साउंड इसके अंदर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड होगा। आर यू गाइस रेडी? चलिए शुरू करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। ठीक है? वन ऑडियो रिवीजन इज फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हर हर महादेव मित्रों, वी आर रिवाइजिंग सीए इंटरलॉ का, सीएमए इंटरलॉ का या सीएस इंटरलॉ का प्रीलिमिनरी चैप्टर, जिसके अंदर हम डेफिनेशंस कवर करने वाले हैं। और डेफिनेशंस इसके अंदर सिर्फ मेन डेफिनेशन टाइप्स ऑफ कंपनीज के हम कवर करने वाले हैं, और कुछ थोड़े बहुत एडिशनल डेफिनेशंस जो प्राइमरीली लगते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 62 से, जो है ओपीसी का। हालांकि हमने इसको टाइप्स ऑफ कंपनी के चार्ट के ऊपर से लिया था, और जिसके अंदर हम मेंबरशिप के अंदर 4 कंपनीज ले रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डेफिनेशन लेना है, दैट इज ओपीसी। ओपीसी के केस में 2 सबसेक्शन 62 बोलता है that OPC means a company which has only one person as a member। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 OPC के बचे हुए सारे प्रोविजंस बोलता है, जिसके अंदर बोला है the OPC will have one member and one nominee who will become a member of the OPC in case of death और incapacity of the original member। ओरिजिनल मेंबर मर जाता है तो नॉमिनी ये मेंबर बन जाएगा। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि भाई साहब ओपीसी के नॉमिनी का आपने रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए आईएनसी फॉर्म नंबर 4 में, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मेंशन है। साथ में बोला है ओपीसी का मेंबर और नॉमिनी सिर्फ बन सकता है नेचुरल पर्सन, जो इंडिविजुअल है, जो माइनर नहीं है मतलब मेजर होना चाहिए, जो इंडियन सिटीजन है, रेसिडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर अगर उसको रेसिडेंट होना है तो उसको 120 डेज का कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में हमने रेसिडेंस 3 टाइप के कंसिडर किए गए थे। एक एलएलपी का रेसिडेंस है, एक कंपनीज एक्ट का रेसिडेंस है, और एक फेमा का रेसिडेंस है। वह तीनों रेसिडेंस आपको इंटर लेवल पर पता होनी चाहिए। ये होने के बाद में ओपीसी का मेंबर खुद का, ओपीसी का नॉमिनी खुद का कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में एग्जिस्टिंग मेंबर ने 15 डेज के अंदर नया नॉमिनेशन देना चाहिए विद आईएनसी फॉर्म नंबर 4 और रिटर्न कंसेंट। मेंबर जब चाहे तब नॉमिनेशन चेंज कर सकता है आईएनसी 4 के थ्रू। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि ओपीसी का जो नॉमिनी है वो चेंज होने के बाद में आपने 30 डेज के अंदर आईएनसी 4 के अंदर आरओसी को फाइलिंग करना चाहिए। किसी भी टाइप का चेंज है, अगर नॉमिनी रिजाइन करे आप नॉमिनी को रिमूव कर दो किसी भी तरीके से। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। हमने ये देखा था ओपीसी मेनली कुछ टाइप ऑफ बिजनेस नहीं कर सकता है, जिसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज, ये अलाउड नहीं है। अब जब ओपीसी को ये रिस्ट्रिक्शन है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज वगैरह अलाउड नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है मेंबर और नॉमिनी को अलाउड नहीं है। मेंबर और नॉमिनी इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन जो है वो ओपीसी के ऊपर है। एक पॉइंट रह गया जो मैं बोल दूं, अगर एक बंदा एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे ओपीसी में वो मेंबर नहीं हो सकता। हाँ, पर एक बंदा एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे में नॉमिनी हो सकता है, और 2 जगह पे वो बंदा नॉमिनी हो सकता है। मैंने आपको बताया था इसको सीवियरिटी के एंगल से, ठीक है। पर अगर कभी ऐसा हुआ कि एक ओपीसी में आप मेंबर हो, दूसरे में नॉमिनी हो, और दूसरी जगह पे मेंबर मर जाता है जिस वजह से आपको मेंबर बनना पड़ता है, तो 2 ओपीसी में से आपने एक ही ओपीसी मेंबर के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। इतने रिस्ट्रिक्शंस आपने याद रखने हैं। इसके एडिशन में ओपीसी को कुछ एग्जाम्पशंस दिए गए हैं जो आपने कंसिडर करने चाहिए। हाँ, एक और प्रोविजन, नॉमिनी का अल्टरेशन या मेमोरेंडम का अल्टरेशन नहीं बोला जाएगा। ओपीसी के एग्जाम्पशन में बोला गया है ओपीसी कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। दूसरा, एनुअल रिटर्न जो है ओपीसी का वो अब्रीज्ड फॉर्म में रहेगा, जिसके लिए एमजीटी 7A है जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बोर्ड रिपोर्ट जो है
उसके अंदर एक ही डायरेक्टर ओपीसी का बोर्ड रिपोर्ट साइन कर सकता है। ओपीसी को जनरल मीटिंग कंडक्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही मेंबर है। इतने एग्जाम्शन तुम्हारे सिलेबस के जो तुम्हें पता होने चाहिए। आउट ऑफ योर सिलेबस बोर्ड मीटिंग कन्वेनिंग के बारे में एग्जाम्शन है, और साथ में सेक्शन नंबर 137 के अंदर बोला गया है कि ओपीसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल ईयर क्लोजर के बाद 6 मंथ्स के अंदर फाइल अप करे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये होने के बाद में हम अगली चीज के ऊपर गए थे। हमने अगला डेफिनेशन देखा था प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है कंपनी हैविंग कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हु बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 1, रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विल बी 200। हाँ, ओपीसी के केस में 1, नॉर्मल प्राइवेट के केस में 2 माने जाएंगे। Joint holding will be calculated as 1. Present and past employees who are shareholders will not be counted. और सबसे आखिरी, invitation to public is not allowed. इसके अंदर restriction on transfer of shares का मतलब ये होता है prohibited नहीं है, ट्रांसफर किया जा सकता है पर सिलेक्टेड लोगों में, जैसे मेंबर टू मेंबर, मेंबर टू रिलेटिव, एक्वेंटेंस वगैरह। तीसरा, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे भी शेयर्स दिए जा सकते हैं। दूसरी बात है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपने शेयर अलॉकेट किए गए हैं तो जाके आप मेंबर करके कैलकुलेट नहीं होंगे। बिफोर द एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद में अगर आपको शेयर अलॉकेट किए गए हैं तो आपको मेंबर करके माना जा सकता है। फिर इसके बाद में मेंशन किया गया है जॉइंट होल्डिंग के केस में हर एक शेयर होल्डर का सारे शेयर्स के ऊपर इक्वल राइट होता है। और सबसे आखिरी चीज जो मेंशन की गई है, प्राइवेट कंपनी ये इन्विटेशन टू पब्लिक सिर्फ इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं दे सकता, पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दे सकता है। और इसके डेट इंस्ट्रूमेंट ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी हो सकते हैं। ये हमने लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन के साथ कंफर्म भी किया है। ये होने के बाद पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन है 2 सबसेक्शन नंबर 71 के अंदर। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी एंड हैविंग मिनिमम शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। 7 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी की अगर प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है तो उस प्राइवेट कंपनी को हम डीम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। डीम पब्लिक कंपनी बोलने के पीछे का रीजन ये है कि पब्लिक कंपनी को जितने भी सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं वो उस डीम पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को भी अप्लाई करने चाहिए। ये चीज होने के बाद में हम नीचे गए थे, हमने अगली चीज देखी थी कि भाई साहब स्मॉल कंपनी का मतलब क्या होता है। स्मॉल कंपनी मींस अदर देन पब्लिक कंपनी, या पब्लिक कंपनी नहीं होता। हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल 50 लाख से लेके 10 करोड़ एंड हैविंग टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ से लेके 100 करोड़। पर एक बात याद रखना, ये रेंज है। इस रेंज में से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग वैल्यू चूज कर सकता है। फिलहाल आपके एग्जाम के लिए जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो है 4 करोड़ एंड 40 करोड़। सो 4 करोड़ के पेड अप कैपिटल के नीचे वाली कंपनी सारी की सारी क्या हो जाएगी, स्मॉल, और साथ में टर्नओवर भी 40 करोड़ के नीचे का होना चाहिए। ये चीज होने के बाद में हमने अगली चीज देखी थी, दैट इज स्मॉल कंपनी जो है इसको अलग अलग एग्जाम्शंस मिलते हैं कंपनीज एक्ट से, जिसकी वजह से इसको फ्रीडम ऑफ बिजनेस मिलता है। और जैसे ही इसको फ्रीडम ऑफ बिजनेस मिलता है वैसे ही ये इकोनॉमी के अंदर बहुत बेटर लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये चीज होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। हमने डेफिनेशन देखा था सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, सिस्टर कंपनी का और होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 46 में है, बट आज से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक लाइन में दिया है। सब्सिडरी के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो है 2 सबसेक्शन 87 में, जिसके अंदर बोला है सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी विच कंट्रोल्स in which the holding company controls the composition of the board of directors and in which the holding company holds more than 1/2 मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग पावर्स। अब ऐसे केसेस में कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कंट्रोल वर्ड का अलग मीनिंग है, कंपोजिशन वर्ड का अलग मीनिंग है। कंपोजिशन का मतलब होता है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का कंपोजिशन आपके हाथ में होना चाहिए, मतलब 10 डायरेक्टर्स है तो 6 का कंपोजिशन आपके हाथ में होना चाहिए। और कंट्रोल का मतलब है कि कंपोजिशन कैसे कंट्रोल होगा, तो ये मेजॉरिटी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, रिमूवल, ये सारा का सारा आप अगर कंट्रोल कर रहे हो तो उसे कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाएगा। दूसरी बात याद रखनी है, मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर बोले है तो मेनली इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पे काउंट किया जाएगा। और मेजॉरिटी वर्ड यूज किया है, मतलब 50% प्लस 1 वोट भी होगा तो भी ये सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। फिर हमने देखा था एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है जो है 20% ऑफ वोटिंग पावर या ज्यादा, या तो फिर दूसरे कंपनी का जॉइंट वेंचर है तो जॉइंट वेंचर भी ये सिग्निफिकेंट एसोसिएट कंपनी में काउंट होता है। फिर हमने देखा था सिस्टर कंसर्न। सिस्टर कंसर्न का सिंपल मतलब होता है जब एक ही होल्डिंग कंपनी के 2 सब्सिडरीज होते हैं तो दोनों सब्सिडरीज को एक दूसरे का सिस्टर कंसर्न बोला जाता है। पर ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में या कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया है, यह सब्सटेंस वाला कंटेंट है। ये होने के बाद में हमने अगली चीज देखी थी कि वोटिंग पावर जो है सेक्शन नंबर 47 के हिसाब से देखने चाहिए। साथ में अगर फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह ने अगर आपके शेयर्स वगैरह होल्ड किए हैं तो सब्सिडरी के कैलकुलेशन में उसको काउंट किया जाएगा, पर एसोसिएट कंपनी के कैलकुलेशन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था। फिर हम गए थे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है 2 सबसेक्शन नंबर 45 के अंदर दिया है, गवर्नमेंट कंपनी मींस कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज ईदर होल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट
और होल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। दूसरा, अगर गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है तो उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो हमने ये देखा था कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसका 51%, यहां मेजॉरिटी वर्ड यूज नहीं किया है, 51% है। 1 लाख शेयर्स का मेजॉरिटी 50,001 शेयर होता है, पर 1 लाख शेयर्स का 51% या 51,000 शेयर होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात हमने देखी थी कि गवर्नमेंट के नाम पे जो होल्डिंग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम का होल्डिंग प्रेसिडेंट के नाम पे होता है और स्टेट गवर्नमेंट का नाम होल्डिंग ये गवर्नर के नाम पे होता है। आज के डेट में लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का कैपिटल ये प्रेसिडेंट के नाम पे होल्ड किया जा रहा है, लगभग 75 कंपनीज का, जिनको हम गवर्नमेंट कंपनी बोला जा सकता है। पर इसमें से कुछ कंपनी ऐसे है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% से कम है, उन्हें गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोला जाएगा। इसके एडिशन में हमने ये देखा था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सीजी का कॉर्पोरेशन या एसजी का कॉर्पोरेशन या भी कोई गवर्नमेंट कंपनी मिलके 51% ऑफ वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है डेफिनेशन के हिसाब से वो प्योर गवर्नमेंट कंपनी ना हो, पर फिर भी उसको गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी बोला जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 10, दैट इज ऑडिट का चैप्टर। बिकॉज ऑडिट चैप्टर में जहां जहां पे गवर्नमेंट कंपनी का रेफरेंस आता है उसमें डेफिनेशन के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी और साथ साथ में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कंपनी, ये दोनों कवर किए जाते हैं। फिर इसके बाद में हमने इसके साथ में कनेक्ट किया था सेक्शन नंबर 112 एंड 113। गवर्नमेंट कंपनी में प्रेसिडेंट जो होल्डिंग रखता है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं जाता है। इसके लिए सेक्शन 112 चैप्टर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में बोला है कि प्रेसिडेंट खुद का रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है और उस रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर के सारे राइट प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आपकी कंपनी होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, सेक्शन नंबर 113 में, जैसे कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और उसको भी सारे के सारे मेंबर्स के राइट दिए जाते हैं। ये होने के बाद में हम अगले डेफिनेशन के ऊपर गए थे, जो था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन और दूसरा पीएफआई डिक्लेयर करने का तरीका। नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन में आज के डेट में एलआईसी नोटिफाइड है, आईडीएफसी नोटिफाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नोटिफाइड है। पर आगे जाके अगर गवर्नमेंट को किसी को पीएफआई बनाना है तो 3 कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। कंडीशन नंबर 1, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, उसके अंदर 51% ऑफ वोटिंग पावर ये सीजी या एसजी ने होल्ड करना चाहिए, कॉम्बिनेशन ने। एंड कंडीशन नंबर 3, वो नोटिफाइड होना चाहिए। ये होने के बाद में 2 सबसेक्शन 72 का पीएफआई का डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर दिया था। फिर हम गए थे लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन के ऊपर। अब ये जो डेफिनेशन है ये मैं पढ़ने वाला हूं, पर इसका मतलब जो है वो क्रक्स में पहले ही बोल दूं, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ने से आपको क्रक्स समझ में नहीं आएगा। क्रक्स ये है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है जो इक्विटी शेयर्स के लिए सिर्फ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, तो हम सिर्फ उसी को लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, बाकी कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनी बोलते नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपने लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन का ये क्रक्स याद रखना है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में निगेटिव लिस्ट दिया है, कोई भी पॉजिटिव लिस्ट नहीं दिया है। डेफिनेशन में पढ़ता हूं, कुछ इस प्रकार से है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द कंपनीज एक्ट रूल्स 2014, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। नीचे की कंपनीज लिस्टेड नहीं है। ऐसी पब्लिक कंपनी हु हैज नॉट इशूड इक्विटी शेयर और नॉट लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट दे हैव लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, तो जाके उसको लिस्टेड नहीं बोला जाएगा। या दोनों भी लिस्टेड है तो उसको लिस्टेड नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। दूसरा, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो भी उसको लिस्टेड नहीं बोला जाएगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनी डेट इंस्ट्रूमेंट्स भले ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे डाले, हमें चाहिए पब्लिक कंपनी इक्विटी शेयर्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। और अगर ऐसी कोई पब्लिक कंपनी है, थर्ड पॉइंट में, व्हिच हैज लिस्टेड इज इक्विटी शेयर्स बट ऑन नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो ऐसे केस में उसे भी लिस्टेड नहीं बोला जाएगा, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसके हिसाब से पूरा क्रक्स ये निकलता है कि पब्लिक कंपनी हैविंग इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही सिर्फ लिस्टेड कंपनी मानी जाएगी। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। हमने देखा था लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्यों जरूरी है। लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद में इंटरनल ऑडिटर की एप्लीकेबिलिटी, रोटेशनल ऑडिटर्स की एप्लीकेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी, वन वुमन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेबिलिटीज लिस्टेड कंपनी को एप्लीकेबल है। ये होने के बाद में
हम आगे बढ़ गए थे, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखा था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स अ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन द इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब नोट्स टू द अकाउंट्स। पर ओपीसी कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है, प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है, ऐसे कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है, वो एग्जम्प्टेड है। प्राइवेट कंपनी खुद के जो रेगुलर है एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग में, वो खुद के लिए कुछ अलग प्रोविजंस थोड़ा बहुत बना सकता है। फिर हमने डेफिनेशन देखा था फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन में बोला है कि अगर कोई कंपनी ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर इनकॉर्पोरेट हुई है तो अगले कैलेंडर ईयर का 31 मार्च ये उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। ये मैंने आपको क्रक्स बोला है, पर डेफिनेशन थोड़ा घुमा के बोला है। डेफिनेशन में बोला है कि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च में इनकॉर्पोरेट होती है, तो अगले कैलेंडर ईयर का 31 मार्च उसका ईयर एंड रहेगा। अल्टीमेटली क्रक्स वही होता है कि जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर में इनकॉर्पोरेट होगी उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च नेक्स्ट कैलेंडर ईयर को एंड होगा। आप इस डेफिनेशन को बेटर लेवल पे, डीप लेवल पे एनालिसिस करो तो ही आपको ये चीज पता चल सकती है। फिर हमने डेफिनेशन देखा था डॉर्मेंट कंपनी का। डॉर्मेंट कंपनी के अंदर बोला गया था ऐसी कोई कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रजिस्टर करके रखी है पर 2-4 साल तक बिजनेस नहीं करने वाली है, तो उसको बहुत सारे लॉ के प्रोविजन अप्लाई करने से उसका फ्रीडम ऑफ बिजनेस चला जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंपनी डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर सकते। एक तो कंपनी खुद इसके लिए अप्लाई करे, या अगर कोई कंपनी 2 साल तक के एनुअल अकाउंट्स, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर रही, तो भी ऐसे केसेस में उसको डॉर्मेंट घोषित किया जा सकता है। अब ये डॉर्मेंसी का जो स्टेटस है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी को। इस पीरियड के अंदर आपने कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करने चाहिए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब अदर देन फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, नीचे के ट्रांजैक्शन छोड़ के, जिसमें पहला है पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, अथॉरिटी के फीस पे करना। दूसरा है कोई भी पेमेंट करना जो एक्ट या लॉ के हिसाब से जरूरी है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस, जैसे रेंटल, सैलरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो यहां तक पे हमने सेक्शन 455 डॉर्मेंट का कंप्लीट किया था। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है की मैनेजरल पर्सन का। की मैनेजरल पर्सन में आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, वोल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द लेवल ऑफ द डायरेक्टर्स designated as a key managerial person and such other officers as may be prescribed। इतनी चीजें आपको चैप्टर 1 की पता होनी चाहिए। और भी डेफिनेशंस इस चैप्टर में है इंपॉर्टेंट, पर वो टाइम टू टाइम, चैप्टर टू चैप्टर, अलग अलग चैप्टर में उन जगह पे डिस्कस किए जाएंगे जहां पे इनके प्रोविजन आते हैं। यहां पे आपका रिवीजन कंप्लीट होता है। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। तो ये है प्रिलिमिनरी चैप्टर 1। सबको समझ में आया पक्का? ये चला गया आपका रिवीजन ग्रुप पे। सबको रिवाइज हो गया? बोलो हाँ, है ना। अब कल हमने फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देखा था, याद है सबको? बोलो यस और नो। और मैंने आपको पूरा एनालिसिस दिया था फाइनेंशियल ईयर का। पर मैंने आपको ये भी बोला था कि फाइनेंशियल ईयर ये आपके सिलेबस में 3 जगह पे डिफाइंड है। कितने जगह पे डिफाइंड है? 3। पहला कंपनीज एक्ट, दूसरा एलएलपी और तीसरा जीसीए। तो कल हमने कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बढ़ रहे हैं आगे। आज हम एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। किसका फाइनेंशियल ईयर देखेंगे? एलएलपी। तो आप आ जाइए, मैं एलएलपी के फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन आपके सामने रख रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल ईयर किधर है? ये देखो, ये है एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए पढ़िए, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ, है ना। ओके, अब बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, मैं इसको समझा रहा हूं। हमने कंपनीज एक्ट के फाइनेंशियल ईयर में ये देखा था कि लास्ट क्वार्टर में अगर कंपनी बनी है, काय में कंपनी बनी है? लास्ट क्वार्टर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च होता है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है कि अगर कोई कंपनी, पहले तो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, बराबर है। पर अगर कोई कंपनी
आफ्टर 30th सितंबर अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च ये उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ है? 31 मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर बोला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा एक बार टाइमलाइन पे ऊपर ले लेते हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना। इफ दिस इज योर 1st of April 2025 से लेके 31st of March 2026 से लेके 31st of March 2027, ठीक है? अब बोला गया है 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके 30th सितंबर तक के 2025 तक के अगर इस पीरियड में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इनकॉर्पोरेट, तो उसका फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो ये पीरियड रहेगा 31st ऑफ मार्च। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना? पर अगर कोई कंपनी इस पीरियड में इनकॉर्पोरेट होती है, इस पीरियड में इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो उसका फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो ये 31 मार्च 2026 नहीं होगा। बोला है अगले कैलेंडर ईयर के नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर का 31 मार्च उसका ईयर एंड होगा। मतलब अगर कोई कंपनी अगर 1 अक्टूबर को बन रही है, समझने की कोशिश करना, अगर कोई कंपनी बन रही है कब बोले एक बार से 1 अक्टूबर 2025 को, तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2027। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोले सुनो। अब ये कंपनी नहीं, ये किसके लिए चल रहा है? एलएलपी। ये सब मैंने कंपनी बोला होगा बिकॉज जबान पे कंपनी बैठा है, ये सब एलएलपी के लिए चल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंपनी है तो तुम्हें कंपनीज एक्ट वाला ही फाइनेंशियल ईयर मानना पड़ेगा। यहां तक आइडिया क्लियर है? पक्का हाँ है ना? अब इससे मुझे एक और सवाल का जवाब दो। तो फिर अगर 30th सितंबर 2026, 30th सितंबर 2026 तक के अगर कोई कंपनी बनी है, यहां पे इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड क्या होगा? तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 2027 31 मार्च। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सी दिस इज ब्लॉक नंबर 1 एंड इफ दिस इज ब्लॉक नंबर 2, तो इसका मतलब यह है कि ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के लिए तो फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2027 ही है ना। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो फाइनेंशियल ईयर आधे पहले हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो अगला 31 मार्च, और अगर सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो अगले के अगला 31 मार्च। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये सुनो। अब इस हिसाब से मैं जो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। फाइनेंशियल ईयर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है 2 सबसेक्शन नंबर 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बोलो हाँ है ना? सो कंपनीज एक्ट 2000 क्या बोले एक बार उसे? 13। फिर उसके बाद में हमारा एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन है। एलएलपी का फाइनेंशियल ईयर दिया है 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल के अंदर। तो 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल के अंदर ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008। और तीसरा जीसीए का एक फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन है। जीसीए का काफी सिंपल है, ठीक है? 1897 जीसीए का खुद का डेफिनेशन है जो हम देखेंगे। अब ये 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिफरेंस क्या है? कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का रूल क्या है? अब देखो मैं प्रोविजन तो नहीं लिख रहा, मैं लॉजिक लिख रहा हूं। बहुत सिंपल। अगर कैलेंडर ईयर में, सिंपल है एकदम, कैलेंडर ईयर में इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 ऑफ मार्च इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इज एंड ऑफ क्या लिख बाजू से? फाइनेंशियल ईयर। ये हमने कल क्रक्स निकाला था। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैलेंडर ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ है तो नेक्स्ट 31 मार्च कैसे आया, वो कल का लेक्चर कृपया देखें, लेक्चर नंबर 3, ठीक है? उसके सिवा ये समझ में नहीं आएगा। दूसरा, एलएलपी के केस में क्या है कि अगर फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्या बोले एक बाजू से? फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी क्या हो रहा है? इनकॉर्पोरेट, तो नेक्स्ट 31 मार्च नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का ये आपका फाइनेंशियल ईयर का क्या होगा? एंड, ठीक है? ये फर्स्ट हाफ के लिए है। लेकिन अगर आपका एलएलपी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, सेकेंड हाफ ऑफ द काय में बोले एक बार? फाइनेंशियल ईयर, तो उसका फाइनेंशियल ईयर का जो एंड है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का 31 मार्च होगा। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ये है एलएलपी का। सर व्हाट अबाउट जीसीए? सर जीसीए सिंपल है। जीसीए ऐसा कोई फालतूगिरी नहीं करता, बोलता 1 अप्रैल
से लेके 31 मार्च इज योर फाइनेंशियल ईयर विच इज डिफरेंट देन कैलेंडर ईयर। इसमें बाकी कोई एनालिसिस कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है फाइनेंशियल ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम कैलेंडर ईयर। ये कोई बात हुई? डिफरेंट फ्रॉम क्या लिखवा रहे हो उसे? कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर वही 1 जनवरी से 31 दिसंबर बोला है। मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, आपके लिए क्रक्स जरा काम करेगा। दोनों तीनों को लिख के रखिए, इसको भी और उसको भी। तो अब सारे फाइनेंशियल ईयर एक जगह पे आए तो आपको जो पूछा उस हिसाब से लिखना। बच्चों को एलएलपी पे सवाल पूछते हैं वो कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आंसर देके आते हैं। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? जरूर बोलिए। अच्छा, माई मिस्टेक, 241 है फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मैंने लिख दिया गलती से 241 फाइनेंशियल ईयर, 40 फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? जरूर बोलिए प्लीज एवरीबडी। लाइव स्ट्रीम में सब क्लियर है? ये एलएलपी का है ऊपर का डायग्राम, ठीक है? इसको एलएलपी लिख के रखना मार्क करके। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ओके, ऊपर का हो गया है टाइमलाइन, एवरीबडी डन? नीचे का लिख लीजिए, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट भी साथ साथ लेते चलिए। चलो, डन हो गया सबका? एलएलपी का अगर अक्टूबर में इनकॉर्पोरेशन हुआ तो पहला फाइनेंशियल ईयर 18 मंथ्स का होगा। सो एलएलपी का मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर 18 मंथ्स का हो सकता है, कंपनी का 15 मंथ्स का हो सकता है। इज इट वेरी क्लियर? चाहिए तो वो भी लिख के रखिए कि भैया कंपनी का मैक्स ईयर 15 मंथ्स का, एलएलपी का मैक्स ईयर 18 मंथ्स का। ठीक है, यहाँ तक आइडिया क्लियर है? बच्चों बोलो हाँ है ना?
सो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आपकी होती है क्या बोले, एक बार उसे खत्म। आई होप सो सबका लिखना हो गया है, नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेट्स गो। ये होने के बाद में अब मैं वापस जा रहा हूँ डेफिनेशंस के एरिया में। कौन सी डेफिनेशन बाकी है उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज की मैनेजर पर्सन। हालांकि ऑडियो रिवीजन में मैंने इसको दे दिया है, पर एक बार पढ़ना बाकी है। मैं चाहूंगा एक बार मन के मन में इसको एक बार रीड करे, गो फॉर इट फास्ट। इसको एक बार मन के मन में रीड करे, गो फॉर इट फास्ट। जीसीए का डेफिनेशन बैंकिंग वगैरह को लगेगा क्या? नहीं बेटा, हर एक एक्ट में खुद का डेफिनेशन होता है। जीसीए का डेफिनेशन बहुत जनरल है, उसको किधर ही नहीं लगाना है। सिर्फ आपको जब तक ये ना पूछा जाए जीसीए का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तब तक क्या आपने कुछ लिखना नहीं है, तब तक कंपनी और एलएलपी का ही फॉलो करना है। वो एज गुड एज निग्लिजिबल प्रोविजन है। केएमपी पढ़िए, की मैनेजर पर्सन। चलो पढ़ना हो गया सबका। अब अगर आप डेफिनेशन देखो तो डेफिनेशन काफ़ी क्लीन दिखती है। ऐसा लगता है कि सीईओ, एमडी, मैनेजर, देखो क्या क्या लिखा है, सीईओ लिखा है, एमडी लिखा है, मैनेजर लिखा है, बोलो हाँ है ना। देन हियर इज अ सीएस, देन हियर इज अ फुल टाइम डायरेक्टर WTD, देन CFO, ठीक है, सच अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो डायरेक्टर्स, ठीक है, हु इज इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट डेजिग्नेटेड एज अ की मैनेजर पर्सन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, ये बोला है। अब इसको याद रखने का ना बहुत सिंपल तरीका हो सकता है। पहली बात, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये बेसिकली डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, 3 लेवल्स पे। मतलब टॉप लेवल में भी 3 सब लेवल्स है। पहला, टॉप लेवल में भी सबसे अपेक्स लेवल, फिर दूसरा टॉप लेवल में मिड लेवल जिसको डायरेक्टोरियल लेवल कहते हैं, और तीसरा टॉप लेवल में एग्जीक्यूटिव लेवल, ठीक है। आप ऐसा इसको समझिए, मिड लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो मेनली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब प्रोफेशनल्स, जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में आएंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, घर जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? ये कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते, ना ही इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट होता है। इनके ऊपर जो आते हैं अपेक्स लेवल पे, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंगेज्ड विथ एन एम्प्लॉयमेंट। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो है ही है, पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, आप कभी भी एमडी का नाम सिर्फ एमडी नहीं पढ़ोगे, आप ऐसा पढ़ोगे एमडी सीईओ, एमडी सीएफओ, या एमडी जो भी है, सीओओ एक्सेट्रा। दूसरा होता है फुल टाइम डायरेक्टर, और तीसरा होता है काइंड ऑफ मैनेजर। हालांकि मैनेजर इज अ क्वेश्चनेबल थिंग, आजकल तो सेल्स करने वाले पर्सन को भी मैनेजर बोल देते हैं, ठीक है। सो तीसरा आप ऐसा समझ लो, डेजिग्नेटेड आर्टिकल में अगर होगा तो मैनेजर। ये टॉप में भी अपेक्स लेवल है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके नीचे आते हैं, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही, प्लस इनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी है कंपनी का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आते हैं एग्जीक्यूटिव्स, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाले, सिर्फ जिनके पास फुल टाइम क्या है बोले एक बार उसे एम्प्लॉयमेंट। इज इट वेरी क्लियर? जो फुल टाइम एम्प्लॉय है। अब ऐसे कौन लोग हैं जो फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं सिर्फ, तो इसमें अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीजें मानी जाती है। जैसे आप इसको और फर्दर डिवाइड कर लो 2-3 पार्ट्स के अंदर। कंपनी के ऑपरेशंस, सिर्फ ऑपरेशन को देखने वाले को कहते हैं COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट को जो देखता है, मैनेजमेंट, उसे कहते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी के जो सिर्फ फाइनेंस को देखता है उसे कहते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और कंपनी के जो लीगल मैटर्स को देखता है, ये 4 बेसिक हेड माने जाते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लिए,
उसे CS कहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉर्मली CFO वाले एरियाज में अपॉइंट किए जाते हैं। नॉर्मली ऑपरेटिंग ऑफिसर्स में CMAs कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज दैट इज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ठीक है। तो ये होती है थर्ड लेवल। अब इसमें CEO छोड़ अगर आपने दिया, क्योंकि CEO की मैनेजर पर्सन का डेफिनेशन में नहीं है, पर बचे हुए सारे के सारे माने जाते हैं की मैनेजर पर्सन। सो टॉप लेवल को एक्चुअली KMP का दर्जा दिया जाता है 2 सबसेक्शन नंबर 51 में। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसको स्ट्रक्चरल सेंस में याद रखो तो भूलने के कभी चांस ही नहीं होंगे। समझ में आया पक्का? लिख लीजिए इसको। लाइव स्ट्रीम में समझ में आया क्या? जरूर बोलिएगा। बहुत बढ़िया। चेयरमैन प्रमोटर आगे आएगा यश बेटा, अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। चेयरमैन देखेंगे चैप्टर 7 में, प्रमोटर देखेंगे चैप्टर 2 में। CXO वगैरह ये डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, ऐसा ना? जितने मैंने बोले बस उसी से स्टिक रहिए कृपया। एवरीबॉडी डन? बच्चों बोलो हाँ, है ना? अब ऐसा है तो सर ये ऐसा इंडिया में एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए? हाँ। एक और चीज बोल दूं, ये ब्रिटिश लॉ के हिसाब से होता है। ये जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बोला ये ब्रिटिश लॉ के हिसाब से है। अगर आप जाओगे US लॉ के अंदर, कॉर्पोरेशन लॉज के अंदर, US के लॉज अलग है, तो US में ये जो MD/WTD वाले पोजीशंस होते हैं इनको नॉर्मली VP, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट नाम से संबोधित किया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, ऐसे। तो ऐसे केस में वो अगर इंडिया में बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जैसे US वाली कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस ओपन करती है और उनके यहाँ पे VP और AVP, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ऐसे नाम है, तो उनको उनके आर्टिकल में लिखना होता है कि इंडियन लॉ के हिसाब से इनमें से कौन सा बंदा MD/WTD या मैनेजर है, ठीक है। मतलब उनके जो प्रेसिडेंशियल पोजीशन है उनका इंडियन वर्जन में कौन सा पोजीशन बनेगा, इंडियन कंपनी में कौन सा पोजीशन बनेगा, ये उनको आर्टिकल में लिखना होता है। तो आर्टिकल में जिसका नाम, भले वो प्रेसिडेंट हो पर उसका नाम लिखा है एज ए CEO, तो CEO ले लो। इज इट वेरी क्लियर? तो ये आर्टिकल से हम डिफाइन करते हैं। चलो, अगर ये ऐसा है तो हमें पता भी चलना चाहिए कि भाई साहब ऐसा एक्चुअली प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता है या ऐसा प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसके हिसाब से। तो एक ट्राई करते हैं, अगर जम गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जमा तो भगवान भरोसे। रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट टीम, ठीक है। अगर ये आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते अभी जीवन में। फोटोज वोटोज के साथ आना चाहिए जब तक। हाँ, इसी आगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब ऊपर वर्ड यूज किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पर आप नीचे देख सकते हो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ड यूज किया है। मैंने जो आपको बोला था कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो सिर्फ नाम नहीं आता, साथ में एम्प्लॉयमेंट में लिखना जरूरी है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन। इज इट वेरी क्लियर? अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हो, CFO हो सकता है, CEO हो सकता है, इट डिपेंड्स। पर ये अपेक्स लेवल पे चला गया। कौन से लेवल पे चला गया? अपेक्स। देन उसके बाद में नीचे के लोग हैं, आप देख सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाउ अनंत अंबानी इज ऑल्सो अपेक्स लेवल बिकॉज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ड यूज किया है। हालांकि ये मिड लेवल पे आ गए दोनों के दोनों, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे रहेंगे। उसके नीचे आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब ये तीनों भी टॉप लेवल पे चले गए, मैनेजिंग डायरेक्टोरियल पोजीशंस के ऊपर अपेक्स लेवल पे। नीचे अगर आप देख सकते हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, मतलब ये आए मिड लेवल के ऊपर। उसके नीचे भी इंडिपेंडेंट है। अब इन्होंने यहाँ पे नीचे CEO CFO के डिटेल्स नहीं दिए है।
मतलब मुझे ये लगता है कि इनके भी नीचे सीईओ, सीएफओ, सीएस वगैरह इन सब के डिटेल होने चाहिए। मतलब अगर मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ एज इट इज फास्ट ट्रैक, ज्यादा समय हम इसके ऊपर नहीं दे पाएंगे, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड कमिटीज, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर, चेयरमैन नहीं, इसके अंदर नहीं दिया है, तो प्रोबेबली आपको इनके हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर ढूंढना पड़ेगा सीईओ, सीएफओ क्या है। तो थर्ड जो लेवल है एग्जीक्यूटिव लेवल, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, पर एटलीस्ट ये लेवल से हमको समझ में आ सकता है कि हमने जो 251 में की मैनेजर पर्सन पढ़ा वो एकदम सही पढ़ा है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो यस और नो। तो यहाँ पे की मैनेजरियल पर्सन का डेफिनेशन आपका होता है खत्म। और इसी के साथ जितना मुझे चैप्टर 1 में कवर अप करना था डेफिनेशनल के तौर पे, वो सारी चीजें यहां पे होती है क्या बोले बाजू से कंप्लीट। यहां तक आइडिया क्लियर है? पक्का बोलिए यस और नो। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार पूरा का पूरा नजर घुमा लीजिए पूरे चैप्टर से अभी तक के जो हुआ है। 1 मिनट के अंदर हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर। गो फॉर इट फास्ट। अगर कोई क्वेरी वगैरह है इस चैप्टर के बारे में पूछ लीजिए, लेकिन सिर्फ इस चैप्टर के बारे में क्वेरी पूछेगा, बाकी किसी भी चीज के बारे में नहीं। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, क्योंकि आप जो क्वेरी पूछोगे हो सकता है अगले चैप्टर्स के अंदर वो आने ही वाला होगा। मिड लेवल, तीनों लेवल के एमपी होते हैं बेटा। अनिरुद्ध ध्यान दिया करो, मैंने पूरे की मैनेजर पर्सन को तीनों लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया था। सारे के सारे जो 3 लेवल वाले वो केएमपी है। टॉप मैनेजमेंट ही पूरा केएमपी होता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? अगर आपके विल के अंदर आपने किसी का नाम लिखा है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। ठीक है, अगर आपने विल पे नाम नहीं लिखा है तो आपका सबसे क्लोज रिलेटिव जो आपसे छोटा है उसको नॉर्मली, या आपकी वाइफ वगैरह है या स्पाउस है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोला जाएगा। सिंगल पर्सन क्या मल्टीपल की मैनेजर पोजीशन होल्ड कर सकता है क्या? स्वयं ने पूछा है। एक ही बंदा ज्यादा की मैनेजर पर्सन होल्ड कर सकता है क्या? एक कंपनी में मुश्किल है, उसी कंपनी में मुश्किल है। सेक्शन नंबर 203 इसको गवर्न करता है, फाइनल पे एसपीओएम में आएगा। उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि एक ही बंदा एक से ज्यादा कंपनीज में की एमपी नहीं हो सकता अनलेस इट इज अ सब्सिडरी। मतलब अगर आप होल्डिंग कंपनी पे के एमपी हो तो आप सब्सिडरी कंपनीज पे के एमपी हो सकते हो उसी कंपनी के, पर अगर आप किसी एक कंपनी के एमपी हो तो टोटली इररिलेवेंट थर्ड कंपनी के अंदर आप के एमपी नहीं हो सकते, एज इट इज अ होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, इसका इकलौता एक्सेप्शन है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एक बंदा लगभग 20 कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकता है। सेक्शन नंबर है 165। ठीक है, श्योर। स्मॉल कंपनी में दोनों रेंज वाली कंडीशन के बीच एंड और वो छोड़ दीजिए, यस जो मैंने डेफिनेशन बोला है वही फाइनल है। ठीक है, दैट्स इट। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीईओ हो सकता है क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड है अपॉइंटमेंट पे। चलो, मैं अभी कोई भी नहीं दिखाने वाला राजा बेटा। यूट्यूब के ऊपर सारे लेक्चर्स पड़े हैं, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो लेक्चर देखिए, वहां से स्क्रीनशॉट्स उठा दीजिए। एक कंपनी में एक से ज्यादा की मैनेजर पर्सन हो सकते हैं क्या? अभी हमने क्या देखा फिर जीवन में? अनुराधा क्या नाम है आपका जीवन में? तो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैंने क्या दिखाया? रिलायंस के दिमाग का बाजू में रख के आए हो क्या? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो, शुरू करते हैं फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं क्वेरीज को होल्ड कर लीजिए। अब हम आगे क्वेरीज एंटरटेन नहीं करेंगे बिकॉज अब जो मैं लेने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट्स गो। चैप्टर 1 तो हमारा फिनिश हुआ है। जो बचे हुए डेफिनेशंस और दिए हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट होते जाएंगे अगले अगले चैप्टर्स में। पर आज रादर देन कंटेंट हमको एक ऐसा एक्टिविटी करना है जिससे आपका सब्जेक्ट के ऊपर का होल्ड, सब्जेक्ट के रिलेटेड क्रॉस रेफरेंसेस एंड सब्जेक्ट को ओवरऑल समझने की ताकत बढ़े। बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ का यह है कि जो सब्जेक्ट को बहुत अलग लेवल पे होल्ड कर सकता है या जो सब्जेक्ट को समझ सकता है ओवरऑल व्यू के तौर पे, वो बेसिकली सब्जेक्ट को बहुत कॉन्फिडेंट लेवल पे प्रिपेयर कर सकता है। सो इसीलिए मुझे ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि बच्चों को चैप्टर के रेंजेस और चैप्टर के नाम तक नहीं पता होते और उनको ऐसा लगता है कि लॉ का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया, जो बेसिकली बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
सो अभी हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं वो हम एक सिंपल चीज करने वाले हैं नए चैप्टर में घुसने के पहले, वो है हम चैप्टर्स कितने हैं और उनके स्टार्टिंग से एंडिंग से सेक्शंस क्या है वो हम यहां पे याद करने वाले हैं। बोलने के लिए आपके सिलेबस में 470 सेक्शंस में से आपको 148 सेक्शंस प्लस लगभग 14 से 15 एडिशनल सेक्शंस एप्लीकेबल है फॉरेन कंपनी के। मतलब पहले स्टार्टिंग के 148 सेक्शंस पूरे, जिन 148 सेक्शंस में 10 चैप्टर्स दिए हैं और 11th चैप्टर जो है वो है फॉरेन कंपनी का जो आपको एप्लीकेबल है। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो सुनो। तो ये चीज को आपने याद रखना। अब मैं इनका स्ट्रक्चर देने जा रहा हूं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सिर्फ बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। तरीका थोड़ा सा वाहियात हो सकता है, याद होने से मतलब है, क्योंकि इन्होंने सेक्शन ऐसे बहुत लॉजिकली ड्राफ्ट नहीं किया है। ठीक है, ध्यान देना। जब कभी भी कोई भी कंपनी बनती है, वो कंपनी के 3 फेजेस होते हैं, 3 फेजेस। पहला फेज होता है बनाना। मैंने पहले ही बोला तरीका थोड़ा सा अजीब है। बनाना मतलब कंपनी बननी चाहिए। दूसरा फेज होता है चलाना, कि कंपनी चलनी चाहिए। और तीसरा फेज होता है कि एक बार कंपनी चल गई तो उसमें से प्रॉफिट या डिविडेंड, कुछ ना कुछ रेवेन्यू बांटना। ये किसी भी कंपनी के 3 फेजेस होते हैं। बनाने वाला जो फेज होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसको हम इनकॉर्पोरेशन फेज कहते हैं, चलाने को हम मैनेजमेंट फेज कहते हैं, और बांटने को हम अकाउंटिंग एंड डिविडेंड वाला फेज कहते हैं। अब बनाने वाला फेज जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसके अंदर हम 3 चीजें करते हैं। पहला बनाना, बुलाना एंड कैपिटल लगाना। ठीक है, अलग अलग मीनिंग नहीं लेना किसी ने इसके, नालायक लोगों। बनाना, बुलाना, लगाना। एक बार सब जन बोलो क्या क्या है? बनाना, बुलाना, लगाना। ठीक है, नाउ व्हाट इज बनाना, बुलाना, लगाना? ठीक है, सुनने में अजीब लगेगा पर एक बार बोलो। क्या बोलना है? बनाना, एक्शन करो जरा। बनाना, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, बुलाना, ठीक है, एंड कैपिटल लगाना। इज इट वेरी क्लियर कि आप कैपिटल लगा रहे हो? इज इट वेरी क्लियर? नाउ बनाना मतलब फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। बुलाना मतलब इन्विटेशन दे रहे हो, इन्विटेशन मतलब प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लगाना मतलब कैपिटल को लगाना, तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। अब ये 3 चैप्टर से बनाना, बुलाना, लगाना, जिसमें फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन ये सेक्शन 2 के बाद शुरू होता है, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22। इज इट वेरी क्लियर? प्रोस्पेक्टस चैप्टर शुरू होता है 23 से लेके 42, क्योंकि बिना इन्विटेशन के कैपिटल आएगा नहीं, कैपिटल आएगा नहीं तो कंपनी चलेगी कैसे। एंड लगाना शेयर कैपिटल चैप्टर है सेक्शन 43 से लेके 72। खास बात यह है, तीनों सेक्शंस, तीनों चैप्टर्स जो शुरू हो रहे हैं उनका एंड डिजिट याद रखने के हिसाब से आपने देखना 3, 23, 43, एंड डिजिट 3 है। बस आप 20 ऐड करते जाइए तो इजीली याद हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? सब लोग बोले एक बार, क्या है? 3, 23, 43। बनाना 3, बुलाना 23, लगाना 43। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? बनाना 3, बुलाना 23, लगाना 43। इज इट वेरी क्लियर? मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से शुरू हो रहा है? 3 से। प्रोस्पेक्टस कहां से शुरू हो रहा है? 23 से। एंड शेयर कैपिटल कहां से शुरू हुआ है? 43। अब इसमें कोई लॉजिकल सेंस मत ढूंढना, बिकॉज बनाने वाले ने ऐसा कोई बहुत लॉजिक रखे नहीं, वो सिर्फ लिखता गया, जो जो नंबर आए वो चलते गए, कोइंसिडेंटली सबका एंडिंग 3 के साथ है। इज इट वेरी क्लियर? तो ये 3 चैप्टर्स है, यहां तक समझ में आया? सो एक बार बिना देखे बोलो, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 एंड शेयर कैपिटल डिबेंचर 43। इज इट वेरी क्लियर? फिर उसके बाद में चलाना। कंपनी चलाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कैपिटल से काम हो जाता है। कंपनी चलाने के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लोन वोन डिपॉजिट विपॉजिट लेना पड़े,
क्यों सिर्फ कैपिटल से काम होता तो लोग लोन क्यों लेते, डिपॉजिट क्यों लेते? सो नेक्स्ट ब्रैकेट आता है डालना। आप कंपनी में डिपॉजिट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो? डिपॉजिट डाल रहे हो। सो डिपॉजिट चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में चार्ज करना, क्या करना? चार्ज करना। चार्ज करना मतलब चार्जेस ऑन असेट, क्योंकि आप डिपॉजिट, अगर आप लोन ले रहे हो, डिपॉजिट ले रहे हो, तो बदले में कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा ना, ऐवी थोड़ी कोई आपको लोन दे देगा। सो चार्ज करना, चार्जेस ऑन क्या एक बार उसे असेट। और बस अब आपने शेयर कैपिटल ले लिया, आपने लोन ले लिया, ठीक है, चार्ज भी कर लिया असेट को, अब शुरू करो ना, कंपनी कब चलाओगे? अभी तक क्या सब जमा ही कर रहे हो जीवन में। सो मैनेज करना, क्या करना बोले एक बार उसे? मैनेज करना, जिसको हम चलाना भी कह सकते हैं, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर। लकीली जो डिपॉजिट चैप्टर है उसका भी एंडिंग डिजिट 73 है। स्टार्टिंग सेक्शन का एंडिंग डिजिट क्या है? 73, पर ये 73 से लेके 76A तक है अमेंडेड सेक्शन, ठीक है। तो इसका भी एंडिंग डिजिट क्या है बोले एक बार? 3। मतलब आपके लिए तो बहुत सिंपल हो गया ये याद करना, 3, 23, 43, 73। एक बार सब लोग बोलो, क्या बोलना है? 3, 23, 43, 73। एक बार बोल के बताओ। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 एंड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43। फिर डिपॉजिट डालना 73 से लेके 76 से, फिर 2 डबल डिजिट के सेक्शन याद रखना, 2 डबल डिजिट 77, 88, 2 डबल डिजिट सिंपल, क्या? 77, 88। सो 77 से लेके 88 के पहले का सेक्शन आएगा ना, यहां 88 है तो यहां 87 आएगा, और यहां पे आप ले लो 122, ये भी एंड में डबल डिजिट है 22। तो थोड़ा मेमोरी टेक्निक लगा लो, लॉजिक इसमें कुछ है नहीं, कोइंसिडेंटली कुछ मैच हो रहा है वो अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं। सो चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87 एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, 2 डबल डिजिट याद रखना 77, 88। इज इट वेरी क्लियर? एक बार बोल के बताओ। फॉर्मेशन 3, नेक्स्ट चैप्टर बुलाना प्रोस्पेक्टस 23, लगाना कैपिटल 43, फिर डालना डिपॉजिट 73, फिर उसके बाद में चार्ज करना असेट 77, मैनेजमेंट 88, 2 डबल डिजिट। यहां तक क्लियर है? अब इनके एंड के भी सेक्शन साथ में बोलने की कोशिश करो, ठीक है, थोड़ा सोच के। जैसे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22, अगले चैप्टर का 23 है ना, उसके पहले वाला। फिर दूसरा प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर 23 से लेके 42, बिकॉज शेयर कैपिटल 43 से शुरू होता है, एंड शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72, बिकॉज डिपॉजिट 73 से शुरू होता है। फिर डिपॉजिट तो इजी है याद करना, 73 से लेके 76A। फिर यहां से चार्जेस 77 से लेके 87, बिकॉज मैनेजमेंट 88 से शुरू होता है, एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 88 से लेके 122, डबल डिजिट। इज इट वेरी क्लियर? और फिर आता है लास्ट ब्रैकेट, कौन सा वाला? बांटना। जोर से बोलो, कौन सा वाला ब्रैकेट आता है? बांटना। अब कंपनी चल पड़ी, कंपनी को डिविडेंड बांटना है। भाई डिविडेंड बांटने के पहले डिविडेंड बांटना है, क्या बांटना है? डिविडेंड। क्या करना है बोले एक बार? बांटना। सो डिविडेंड चैप्टर। डिविडेंड बांटने के लिए पहले अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे ना बेटा, ठीक है, अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे ना। सो अकाउंट्स बनाओ, और अकाउंट्स बनाए हैं तो ऑडिट भी करना पड़ेगा, ऑडिट चैप्टर। सो बांटने के लिए डिविडेंड आया 123, याद रखना आसान, 123। क्या बोले एक बार? 123 याद रखना आसान। 123 से लेके 127, अकाउंट्स चैप्टर 128 से लेके 138, एंड ऑडिट चैप्टर 139 से लेके 148। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा याद रख सकते हो, इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, 12, 13, 8, 8। अब जो मेमोरी टेक्निक भगवान जाने लगानी है लगाओ, पर याद करो। इज इट वेरी क्लियर? अब जैसे करना है करो, पर याद करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट वेरी क्लियर? सो मुझे बताओ डिविडेंड कौन से सेक्शन से? 123 से लेके 127। फिर अकाउंट्स 128, ठीक है, 128 से लेके 138, ठीक है, और फिर ऑडिट 139 से लास्ट सेक्शन जो आपको रीड करना है इस एक्ट का 148। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ है ना। एक बार वापस से बोल के रखते हैं, ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले बनाना। बनाना मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। लाइव स्ट्रीम में भी सब कमेंट करते चलिए। बनाना मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक? 3 से लेके 22, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल, सॉरी, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहां से कहां तक? 23 से लेके 42, और तीसरा
शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कहां से कहां तक 43 से 72, 3 23 43। फिर लगेज डिपॉजिट 73 से अमेंडमेंट सेक्शन 76A, फिर दो डबल डिजिट 7788, दैट इज चार्जेस ऑन असेट 77 to 87 एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट 88 से लेके 122 डबल डिजिट। फिर डिविडेंड कितना डिविडेंड 123 से लेके कितना 127, फिर अकाउंट्स 128 से लेके 138 एंड ऑडिट 139 से लेके 148। इज इट वेरी क्लियर? अलग थलग पूरा इस जमाने से हटके फॉरेन कंपनी सेक्शन, फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393A। ठीक है, अब ये पूरा अलग थलग है, इसको सेपरेटली ही याद रखना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? इस हिसाब से आप ये सारा याद कर सकते हो। अगर आप, मैं अभी बोल दूं 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको देने वाला हूं समय, मेरे को ये रटा हुआ होना चाहिए। रटा मतलब रटे का मतलब क्या है? भले ये फास्ट ट्रैक है, पर जो चीज जरूरी है वो चीज जरूरी है, उसके ऊपर समय देना जरूरी है। सो मैं चाहिए तो यहां पे फास्ट ट्रैक रोक के मैं आपको पूरे 5 से 10 मिनट देता हूं। तरीका मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया है, भले ही फास्ट ट्रैक है, पर अगर आप ये याद करोगे तो अपनी बैच और बेटर लेवल पे जाएगी और थोड़ी स्पीड में हो जाएगी। तो अगर आगे जाके हम अच्छी स्पीड में इसको पढ़ सकते हैं तो अभी इसके ऊपर समय देना कभी भी लाजमी है। इज इट वेरी क्लियर? तो जो लाइव स्ट्रीम में फेस टू फेस में बैठे हैं उनका मैं एक्सपेक्टेशन ये रखता हूं कि अभी के अभी इसको याद करें। इस स्ट्रक्चर के साथ में याद करेंगे, भूलना मुश्किल नहीं, भूलना मुश्किल है, ठीक है, याद आसानी से होगा। अब बहुत सिंपल टेक्निक आपने याद रखना, इसके लिए मैंने गाना भी बनाया था, बहुत वाहियात गाना है, मतलब जिनको वाहियातगिरी पसंद नहीं है वो कृपया बंद कर दे, ठीक है। जो थोड़ा बहुत सह सकते हैं वो मेरे साथ साथ करे। अब एक्चुअली रेगुलर बैच के अंदर मैं ओयो रूम के स्टडीज से इसको समझाता हूँ, पर अब फास्ट ट्रैक में इतना बड़ा 1.5-2 घंटे का केस स्टडी लेना मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा इफिशिएंट लेवल पे हम चल रहे हैं। चले, गाना है, बहुत वाहियात है, तो जिनको पसंद नहीं आता पहले ही बाजू हट जाए, स्किप कर ले, कुछ भी करे, पर जिनको याद रखना है वो आराम से ध्यान दे सकते हैं। पूछो क्या, कौन सा गाना? पूछो क्या गाना है? टिन टिना टिन 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 तारा। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? टिन टिना टिन 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 तारा। 3-3 है ना सब में, सो टिन टिना टिन 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 तारा 3 23 43 73, ठीक है। टिन टिना टिन 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 तारा, सब लोग बोलो क्या है? टिन टिना टिन 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 तारा 3 23 43 73 77 88 77 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 12 की शो की 3 टिकटें हैं, 128 में दिलाऊं, समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। कितना पैसा? 139। इज इट वेरी क्लियर? बस ऐसा कुछ तो भी फालतूगिरी करके याद रखने की कोशिश करना, आगे जाके इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बोलता हूं 2 दिन तक के आप इसको कंसिस्टेंटली नॉर्मली रिवाइज करो, ये फालतू गाना भी बाजू में हो जाएगा। पर डूबता क्या ना करता, मरता क्या ना करता के लिए बहुत जरूरी है। सो मेरे पीछे एक बार गाना बोलो, जिनको पसंद आ रहा है वो, बाकी लग जाओ काम पे। क्या है? टिन 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 तारा, मतलब 3 23 43 73 77 88, ठीक है। 12 की शो की कितनी टिकटें हैं? 3। कितने में दिलाऊं? 128 में। समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में कितना पैसा? 139। बाकी तो फॉरेन कंपनी आपको सेपरेटली ही याद करना पड़ेगा। इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहता हूं लो 5-10 मिनट जो लेना है, और किस प्रकार से याद करना है। अब एक और चीज के ऊपर डिस्कस कर ले हम थोड़ा सा, बहुत गौर से सुनना। बच्चे जो थ्योरी पेपर में सबसे ज्यादा मार खाते हैं वो है याद करना। मराठी मीडियम, मुदलकरपेट महिला मंडल प्राथमिक शाळा, हिंदी भी आता है, ठीक है। याद करना, याद रखना, याद करने के 3 तरीके हैं, ये भी याद रखना पड़ता है। पहला, आईज क्लोज्ड, और ये जो मैंने अभी चार्ट दिया वो पूरा आंखों के सामने लाओ, विद डिजिट्स, नाम एक्सेट्रा, जैसा का वैसा, ठीक है। दूसरा, स्क्रिबलिंग करके देखो, मतलब ये जो मैंने आपको चार्ट बना के दिया, रफ में जाओ, जैसा का वैसा बना के देखो। और तीसरा, डिस्कशन करो बाजू वाले के साथ, ठीक है। इसमें सबसे इफेक्टिव तरीका होता है डिस्कशन, सबसे इफेक्टिव है, बट सबसे ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि डिस्कशन करते करते किधर और निकल गए तो। इसलिए जो लोग दोस्त एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती में, और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल सिलेबस के लिए बोल रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट, जो लोग यारी दोस्ती में बहुत सीरियस है, 1-2 लोग बहुत सीरियस है, डिस्कशन कर सकते हैं, कीजिए, सबसे इफेक्टिव तरीका है, ठीक है। लेकिन अकेले पढ़ रहे हो तो सबसे इफेक्टिव है स्क्रिबलिंग। इज इट वेरी क्लियर? जब आप लिख विख नहीं सकते, ट्रेन वेन में हो, बस वस में हो, तो सबसे इफेक्टिव तरीका है आईज क्लोज्ड। प्रॉब्लम यह है तुम सिर्फ पढ़ते हो,
सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं होगा, ये 3 में से कोई एक टेक्निक चूज करो और उसको इंप्लीमेंट करो, इससे फायदा होगा। क्योंकि तुम जब पढ़ते हो तो जो तुम्हें ऑलरेडी याद है तुम उसी की तरफ वापस देख रहे हो, जो याद है उसी की तरफ वापस देख रहे हो ना। अब तुमको फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से 22 याद नहीं है क्या? नहीं, पर जब मैं तुम्हें बोलूंगा याद करो, तुम शुरू करोगे फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। क्या फायदा, गए ना 5 सेकंड वेस्ट। तुमने क्या करना चाहिए, आंखें बंद, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 322, एटलीस्ट कंफर्म तो हो रहा है कि याद आ रहा है। प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट 23 से 42, शेयर कैपिटल 43 से 72, डिपॉजिट 73 से 76। अगला क्या था यार, क्या था, नहीं याद आ रहा, 2-3 सेकंड वेट करो, फिर चार्ट देखो या स्क्रिबलिंग करो, फिर चार्ट देखो। गलत हुआ चलेगा, गलती कर करके ही सीखना है, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूं 5 से 10 मिनट, टेक्निक तीनों यूज करे, इसको याद करे, ठीक है। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया क्या? लॉजिक बिल्कुल मत लगाना, सिर्फ इसको रट डालो। हो सके तो स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग रफ में स्क्रिबलिंग करो, बेटर। क्योंकि मेमोराइज करने से भी ज्यादा लिखने की मेमोरी वर्क करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। थैंक्स ना, थैंक निशान। बहुत बढ़िया, जिनको याद हुआ। अच्छा, अब जिन्होंने 2 बार स्क्रिबलिंग किया और पूरा का पूरा याद हो गया, रिवर्स स्क्रिबलिंग कीजिए। रिवर्स मतलब एंड के चैप्टर से शुरू कीजिए, फॉरेन कंपनी से, और स्टार्टिंग तक पहुंचिए, ठीक है। ये देखो, याद करने के 4 प्रोसेस याद कर लो आप, ये हमेशा हमारे काम में आएंगे। हम जब चैप्टर वाइज सेक्शन भी याद करेंगे तो भी, पहला स्ट्रेट स्क्रिबलिंग, जैसा मैंने पढ़ाया है वैसा स्क्रिबलिंग। दूसरा रिवर्स स्क्रिबलिंग, रिवर्स मतलब एंड से शुरू करना, स्टार्टिंग तक आना। तीसरा स्ट्रेट अल्टरनेट, स्ट्रेट केवल एक बाजू से, अल्टरनेट एक और एक छोड़ के। जैसे तुमने फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन स्क्रिबल किया, प्रोस्पेक्टस छोड़ दो, शेयर कैपिटल स्क्रिबल करो, फिर डिपॉजिट छोड़ दो, चार्जेस स्क्रिबल करो, और चौथा रिवर्स अल्टरनेट, रिवर्स केवल एक बाजू से, अल्टरनेट। अगर आप ये चारों तरीकों से इन सभी चैप्टर्स को याद कर सकते हो
तो तुम्हें चैप्टर याद है, ये मैं मानूंगा। ये चारों होने के पहले मेरे को बताना मत। और ये चारों भी अगर तुमका तुम्हारे हो गए तो फिफ्थ रैंडम, रैंडमली कोई भी चैप्टर मन में लाओ या फिर बोर्ड उंगलियों के ऊपर ऐसे घुमाते रहो। ठीक है, टोटल देखो इतने इसमें 12 उंगलियां है, 12 पार्ट्स है, मतलब तीन 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 तीन। ठीक है, ठीक है, 12 पार्ट्स है, 12 में हमें करा चैप्टर है ना, 11 चैप्टर्स तो है। ऐसा किधर भी घुमाओ जहां पे आपकी उंगली रुक जाए वो वाला चैप्टर देखो। ये आया फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला कौन सा है याद करो। वैसा अगर आपको याद आया तो काम की चीज है। ठीक है, उंगली घुमाओ, उंगली सिर्फ 12वां चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो उसको छोड़ देना। सिर्फ 11 में से किधर भी उंगली रुक जाए वहां पे पकड़ लो, अरे ये तो चौथा चैप्टर आ गया, अब चौथा कौन सा याद करो। ठीक है, सो ऐसा रैंडमली ये 1 2 3 4 5 स्टेप होने तक के रुकने का नहीं है, पांचों स्टेप क्लियर होने चाहिए, फिर ही मुझे बोलना कि हो गया, तब मैं मानूंगा आपको याद आ गया। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। आप इन 12 11 चैप्टर्स का जितना बड़ा बेस बनाओगे, ये 11 चीजों का जितना स्ट्रांग बेस बनाओगे, तुम मेरे को ये याद करके तो बहुत स्ट्रांगली मैं तुम्हें इनके अंदर के सारे सेक्शन याद करके दूंगा। ठीक है, तुम बस ये याद करके दो। ठीक है, बचा हुआ काम मेरा। हाँ, पहला चैप्टर आप 12 भी काउंट कर सकते हो, 12 के 12 काउंट, क्योंकि पहला चैप्टर आपका प्रिलिमिनरी है ना, और प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शन नंबर 1 एंड 2 में के बहुत सारे डेफिनेशन आपको याद है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। हो गए 12 टोटल। पांचों तरीकों से याद करना है। ठीक है।
चलो, जिनका हो गया है पांचों तरीकों से, वो थोड़ा सा इधर उधर उसके साथ रैंडमली खेलते रहिए ऑन ऑल फिंगर्स कंसिस्टेंटली। 1-2 मिनट और दीजिए सो दैट सबका हो जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रैंडम खेलते रहिए फिंगर्स के ऊपर, 12 चैप्टर जिधर भी रुके। अच्छा, सबका हो गया है? एवरीबडी प्लीज टेल मी, बोलो हाँ है ना? ओके, एवरीबडी डन। चलो, अब एक बार मेरे साथ साथ में एक मस्त नया पेज सिलेक्ट कर लीजिए लाइव के अंदर, अच्छा वाला नया। बुक के अगर फ्रंट पे कोई इंडेक्स वगैरह वाला आपका पेज है, या बुक के फ्रंट पे आपने एक दो पेजेस अगर छोड़े हैं तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वहां पे अब हम इस पूरे चैप्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, कॉलमिनार फॉर्म के अंदर। कॉलमिनार फॉर्म में आप स्केल वगैरह लेके इसको बाकायदा लिखो और अच्छे से लिखना, जितना सोफिस्टिकेशन में आप इसको लिखोगे, क्योंकि ये लिस्ट आपको कई जगह पे काम में आएगी। इज इट वेरी क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले लिखिए सीरियल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में नेम ऑफ द चैप्टर, फिर उसके बाद में रेंज, और फिर उसके बाद में की फॉर्म इनिशियल्स, ठीक है। सीरियल नंबर 1 एक एक करके शुरू करते हैं, ध्यान देना। सीरियल नंबर 1, द फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम क्या है बोलो एक बार? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का रेंज कहां से कहां तक है, कैन यू टेल मी? सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 2। इसके लिए कोई ई फॉर्म है क्या? नहीं, तो ई फॉर्म वाले एरिया में डैश। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा वाला सेकंड चैप्टर, बनाना। बनाना मतलब कौन सा चैप्टर है? लिखो सब लोग, सब लिखो, साथ साथ में बनाते रहो, चलते रहो। तो फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, मेरे साथ साथ लिस्ट बना लीजिए। फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। और जो था फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक है मित्रों? 3 से लेके 22। बहुत बढ़िया। इसका ई फॉर्म इनिशियल है आईएनसी, और आपको पता है आईएनसी में टोटल कितने ई फॉर्म्स है? 34 आईएनसी हमको पढ़ने हैं। इज इट वेरी क्लियर? तीसरा चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, क्या नाम है थर्ड चैप्टर का बोलो एक बार? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये कहां से कहां तक है बोले एक बार? 23, सब लोग बोलेंगे 23 से लेके 42।
बोलो हाँ है ना। और प्रोस्पेक्टस चैप्टर के ई फॉर्म इनिशियल से PAS, कितने PAS अप्लीकेबल है हमको? 5 PAS है हमारे सिलेबस में, ठीक है। ये ई फॉर्म के इनिशियल है। अब ये मत पूछना कोई सर INC और PAS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है। ये चैप्टर के नाम से सिमिलर एक आधा इनिशियल बना के रखा है, देयर इज नो लॉन्ग फॉर्म, द नेम इज लाइक दिस ओनली, INC PAS, दैट्स इट। अगर किसी ने मेरे को पूछा मैं वो इधर ही ब्लॉक कर दूंगा जीवन के अंदर, ठीक है। सो PAS इज इनिशियल, INC इज इनिशियल, ये कोई एब्रिवेशन नहीं है, ये इनिशियल्स है, ठीक है। इसका कोई लॉन्ग फॉर्म नहीं है, बस चैप्टर के नाम से कुछ तो भी मैचिंग बना के रखा हुआ है। इज इट वेरी क्लियर? फिर फोर्थ वाला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। मुझे बताओ कहां से कहां तक ये? सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72, ठीक है। इसके अंदर जो आपका इनिशियल है वो है SH। कितने SH है हमको अप्लीकेबल? 15 SH, 15 SH याद करने हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ क्या लिखवा दो उसे? डिपॉजिट। दैट इज सेक्शन नंबर कहां से कहां तक? 73 से लेकर 76A। और इसके लिए फॉर्म इनिशियल कौन सा है? DPT। कितने DPTs है? 3 DPTs हमको याद करने हैं। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? चार्जेस ऑन असेट। सब जन साथ साथ में लिस्ट बनाते चलिए। कहां से कहां तक है चार्जेस ऑन असेट बताइए? 77 से लेके 87। इसका इनिशियल ई फॉर्म है CHG। और कितने CHGs पढ़ने हैं? 9 ई फॉर्म्स हमको पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहां से कहां तक है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? 88 से लेके 122, इज इट? और इसका ई फॉर्म इनिशियल है, लॉन्ग फॉर्म्स नहीं है, लॉन्ग फॉर्म नहीं है, लॉन्ग फॉर्म नहीं है, नहीं ना ना MGT, ठीक है। और कितने MGTs पढ़ने हैं? 15 MGTs हमको पढ़ने हैं, 15 MGTs है। फिर पॉइंट नंबर 8, डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविडेंड एंड डिविजिबल क्या बोले एक बार उसे? प्रॉफिट। कहां से कहां तक है डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट? 123 से लेके 127। इसके लिए इनिशियल ई फॉर्म कोई नहीं, क्योंकि डिविडेंड चैप्टर में ई फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कहां से कहां तक है? अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से लेके 138। इसका ई फॉर्म इनिशियल AOC, लॉन्ग फॉर्म नहीं है, इनिशियल है। कितने AOCs पढ़ने हैं? 5 में 4 वाला जो AOC है उसमें बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं, विल सी दैट। 10th, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। या ऑडिट ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हो, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। कहां से कहां तक? 139 से लेके 148। ई फॉर्म इनिशियल अदिति, ADT। कितने ADTs आते हैं? लगभग 4 ADTs। पर इसके अंदर AOC में एक NCLT वाला फॉर्म भी है, AOC में एक CSR वाला फॉर्म भी है, ठीक है। तो NCLT आप लिख के रखो यहां पे 1 एंड CSR आप लिख के रखो 2, ठीक है, क्योंकि ये भी एडिशनल फॉर्म से जो पता होनी चाहिए। और मैनेजमेंट में भी ऐड करके रखिए बेन, कितना नंबर? 4, 4 बेन्स याद करने हैं। यहां NCLT 1 है। अदिति के अंदर आपको एडिशनली NFRA, नाफरा का ई फॉर्म है कितने? 2। यानी NCLT का एक और ई फॉर्म यहां पे आएगा, NCLT 9। एक ही फॉर्म है इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में 11, फॉरेन कंपनी। कहां से कहां तक? 379 से लेके 393। इसेंशियल 393 है, इसे इनिशियल FC। कितने FCs है? 4 FCs याद करने हैं।
इज इट वेरी क्लियर? ये सब याद करने के मिलते हैं विथ कंटेंट 60 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 60। एलएलपी और अदर लॉ अलग से। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? जोर से बोले यस और नो। अब इनिशियल्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, मैं आपको बोला कि आप इसको याद कर लो, ठीक है, बचा हुआ सेक्शन वगैरह का काम मेरा। तो अब अगर तुमको ये पूरा का पूरा लिस्ट याद है, हाँ ये ई फॉर्म वाला छोड़ दीजिए नंबर, ई फॉर्म वाला नंबर मैंने इसलिए लिखा है सो दैट हमको ये आइडिया रहे कितने ई फॉर्म हमको याद करने हैं। तो नीचे अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो टोटल नंबर ऑफ ई फॉर्म्स कितने हुए? 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11 12 13 14 और 15 19 और 4 23 और 10 33 और 5 38 एंड 9 46 सॉरी 47 एंड 3 50 65 70 30 104 ई फॉर्म्स। 104 ई फॉर्म्स हमको याद करने हैं, बस ज्यादा नहीं, 104 बस, कुछ भी नहीं। 150 के आसपास सेक्शंस प्लस वो उधर के 15 165 सेक्शंस एंड 104 ई फॉर्म हो गया ना। कितना? 105 मतलब टोटल 165 100 270 चीजें याद करनी है, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है। डेफिनेशन अलग से, बस इसके लिए। और ये कितने? ये 60 मार्क्स के लिए, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। समझ में आ रहा है? डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें लगभग याद होने की कोशिश करेगी। इतना तो हम कह सकते हैं 60-70% इसमें से चीजें आपको याद आएगी। दूसरी बात, कल ही मैंने बोला था इसको पॉजिटिव टर्म्स के ऊपर देखिए। अगर आप ये बोलोगे इतना सारा कैसे याद होगा, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे। ये तो भी पता था क्या कि ये चैप्टर की लिस्ट याद होगी? नहीं ना, अब हो गई ना याद। ऐसी एक वन सी बॉलीवुड का हीरो बनने का, साउथ इंडियन मूवी का नहीं, एक साथ सारे के सारे विलन नहीं पेलने के, बॉलीवुड का हीरो, वन विलन एट अ टाइम। इज इट वेरी क्लियर? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? चल, सो ये सारा का सारा लिस्ट हमारा बन चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे। 1 मिनट में वापस से दे रहा हूं, पूरी लिस्ट को इनिशियल्स के साथ में थोड़ा सा याद कर ले अभी के अभी। गो फॉर इट फास्ट। पूरी लिस्ट को इनिशियल्स के साथ। लाइव स्ट्रीम में सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? जरूर बोलिएगा। सबको याद हो गया? एवरीबडी यस और नो? चलो, अब ना एक एक्सरसाइज करते हैं। एक बार मुझे बोल के बताइए, बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? उल्टा। सबसे पहले कंपनी उल्टे में, फॉरेन कंपनी कहां से कहां तक है बोल सकते हो? 379 से लेके 393A, और उसके लिए फॉर्म इनिशियल कौन सा है? FC। कितने हैं? 4। नहीं नंबर याद रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे हो जाएगा। दूसरा, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कहां से कहां तक? 139 से लेके 148, उसका ई फॉर्म इनिशियल अदिति, ठीक है? डिपॉजिट और ऑडिट का तो बहुत इजी है, दीप्ति और अदिति। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो एडीटी। उसके बाद में तीसरा वाला अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ कंपनी कहां से कहां तक? 128 से 138। लाइव स्ट्रीम वाले आंसर देते चलिए। और इसके लिए फॉर्म इनिशियल क्या है? एओसी। उसके पहले डिविडेंड, डिविडेंड कहां से कहां तक?
बोलो बोलो, 123 से लेके 127। प्लस इसमें कोई ई फॉर्म है क्या? नहीं। उसके पहले मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहां से कहां तक? 88 से लेके 122 ई फॉर्म इनिशियल एमजीटी, इसी के अंदर बेन भी है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वाला अगला, चार्जेस ऑन असेट कहां से कहां तक? 77 से लेके 87, उसका ई फॉर्म इनिशियल सीएचजी। उसके पहले डिपॉजिट्स कहां से कहां तक? 73 से लेके 76 से, उसका ई फॉर्म इनिशियल डिप्टी डीपीटी। उसके पहले शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कहां से कहां तक? 43 से लेके 72, उसका ई फॉर्म इनिशियल एसएच। इज इट वेरी क्लियर? उसके पहले प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहां से कहां तक? 23 से लेके 42 ई फॉर्म इनिशियल पास। उसके पहले फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22 ई फॉर्म इनिशियल आईएनसी। इज इट वेरी क्लियर? अब आपने क्या किया है, मैं रैंडमली पूछूंगा, ठीक है? रैंडम चैप्टर पूछूंगा, मेरे को नाम चाहिए, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? रैंडम चैप्टर का नाम पूछूंगा, मेरे को उसका सेक्शन नंबर चाहिए, मैंने सेक्शन नंबर बोला तो मेरे को नाम चाहिए। मुझे बताइए सेक्शन नंबर 123 से लेके 127 क्या है? सब लाइव स्ट्रीम वाले कमेंट करेंगे। 123 से 127 क्या है? सब लोग बोलो एक बार, डिविडेंड। इज इट वेरी क्लियर? मुझे बताइए सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 क्या है? जोर से बोलो एक बार, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मुझे बताइए शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर कहां से कहां तक है? बोलो कहां से कहां तक है? सब लोग बोलेंगे 43 से लेके 72। बहुत बढ़िया, जो लोग शानदार आंसर दे रहे हैं, ठीक है? शिवम, नेहा, निशान, वरुण, राजा, ठीक है, लेट्स गो। फिर उसके बाद में मुझे बताइए ऑडिट चैप्टर कहां से कहां तक है? सब जन बोलेंगे 139 से लेके 148। फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 23 से लेके 42। फिर मुझे बताइए चार्जेस ऑन असेट 77 से लेके 87। मुझे बताइए अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 128 से लेके 138। मुझे बताइए फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से लेके 22। फॉरेन कंपनी 379 से लेके 393। बराबर है ये? सुनो, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताऊं मैंने किया क्या है। पूछो क्या? बहुत बढ़िया, शानदार जो लोग आंसर दे रहे हैं, हरीश, रौनक, शिवम, प्रियंका, हकीनाशी, हकीनाशी कैसा नाम, जापानीज है क्या? ओके, रेणुका, हरीश, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं बताता हूं आपने किया क्या है। एक लेवल और ऊपर, एक पास कर ली, सब काम खत्म। मैं बोलूंगा सेक्शन का नंबर, तुमने मुझे, अब तुम्हें सेक्शन तो नहीं पता, तो तुमने मुझे चैप्टर का नाम बोलना है जिस चैप्टर में वो सेक्शन आता है। ये कर सकते हैं? ये कर लिया तो फिर बचा ही क्या? अगर तुमको बिना पता रहे कि कौन सा सेक्शन नंबर है, ये बिना पता रहे तुम चैप्टर का नाम बोल सकते हो, तो फिर तो सेक्शन याद करना तो किसी के मतलब किस खेत की मूली है? इज इट? शॉल वी स्टार्ट? सेक्शन नंबर बताऊंगा, चैप्टर का नाम बोलना है। इज इट वेरी क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सेक्शन नंबर 50। सब लोग लाइव स्ट्रीम में कमेंट करेंगे। हाँ, कौन सा चैप्टर है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स कहां से कहां तक? 43 से लेके 72। बराबर है? सेक्शन नंबर 100, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहां से कहां तक है? 88 से लेके 122। सेक्शन नंबर 75, कौन सा चैप्टर है? डिपॉजिट कहां से कहां तक? 73 से लेके 76A। थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं अभी। सेक्शन नंबर 20, बोलो फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक? 3 से लेके 22। सेक्शन 30, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहां से कहां तक? 23 से लेके 42। सेक्शन 120, कहां से कहां तक? कौन सा चैप्टर, कौन सा? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहां से कहां तक? 188 से लेके 122। सेक्शन नंबर 58, बोलो कहां से कहां तक? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर 43 से लेके 72। बराबर है? सेक्शन नंबर 32, सेक्शन 32, सेक्शन 32, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहां से कहां तक?
23 से लेके 42, सेक्शन नंबर 71 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, कहां से कहां तक? 43 से लेके 72, सेक्शन नंबर 90 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 88 से लेके 122, सेक्शन नंबर 140 किसका है? 140 ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इज इट वेरी क्लियर? कहां से कहां तक है? 139 से लेके 148, सेक्शन 135 बोलो 135 अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कहां से कहां तक? 128 से 1 तक। इसमें से कोई भी सेक्शन पता है क्या आपको? नहीं, पर पता ये है ना कि कहां से है। अब मैंने कर दिया तुम्हारे दिमाग में घर। अब तुम चाहो ना चाहो, मैं जब सेक्शन पढ़ाऊंगा वो सेक्शन उठेगा और अपने एरिया में दिमाग में जाके बैठेगा। बस इतना प्रोसेस करने के वजह से तुम ऑलरेडी 30-40% सेक्शन वैसे ही रिटेन कर लोगे। मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसेस ही ऐसा है कि 30-40% सेक्शन अपने दिमाग में उसी जगह पे जाके बैठेंगे जहां बैठने हैं। आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम 60-70% सेक्शन वैसे ही याद कर लोगे। पर अगर तुम मेरे साथ मेहनत करो, डेली रिविजन करो और अच्छे से समझो जो मैं कर रहा हूं, तो आपको सारे के सारे सेक्शंस और रिफॉर्म याद हो सकते हैं। मुझे याद है तो आपको भी हो सकते हैं। इज इट वेरी क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? जोर से बोले सुनो। अच्छा, ऐसा नहीं है मुझे याद इस बैच में है, मैंने इंटर का पहला बैच पढ़ाया था तब से ये याद करवा रहा हूं। ठीक है? तो अगर मैं एक बार बैठ के याद कर सकता हूं, तुम भी एक बार बैठ के याद कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? हाँ, थोड़ा ई फॉर्म्स के अंदर कंफ्यूजन हो सकता है, पर ई फॉर्म्स के लिए भी मैं एक बात बोल दूं। नॉर्मली मैं जब ई फॉर्म्स की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आज तक इंस्टीट्यूट ने एक भी ई फॉर्म नहीं पूछा, क्यों पढ़ाते हो? मैं बोलूंगा आपको उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। आपके लगभग 150 सेक्शंस में पर सेक्शन 5 एवरेज पॉइंट्स है। मतलब 750 पॉइंट्स आंसर राइटिंग फॉर्मूलाज के पॉइंट्स तुम्हें याद करने हैं। अगर 750 पॉइंट्स में आप याद करने जाओगे बहुत मुश्किल है, पर अगर तुम 105 ई फॉर्म्स याद कर लो तो उन 105 ई फॉर्म्स की वजह से आपको मिनिमम 105 पॉइंट्स तो याद रहेंगे ही रहेंगे, पर उससे कनेक्टेड ऊपर नीचे वाले मिनिमम 100-200 पॉइंट्स और याद रहेंगे। तो तुम ये सोच रहे हो कि कंटेंट के साथ ई फॉर्म याद करना है, तो आप उल्टा सोचो कि अगर इस बैच के साथ आपने 105 ई फॉर्म याद कर लिए तो आपको ऑटोमेटिकली 250 से 300 पॉइंट का कंटेंट याद रहेगा। अब मैं एक सिंपल बात पूछता हूं, INC4 किसका है? बोलो बोलो, INC4 हमने पढ़ा ना अभी, नॉमिनेशन का है, नॉमिनेशन के कंसेंट का है। मुझे बताओ, तुम्हें अगर INC4 याद है तो तुम कंसेंट भूल सकते हो क्या? उसके चेंजेस भूल सकते हो क्या? INC4 3 जगह पे यूज होता है, भूल सकते हो क्या? खत्म हो गई ना बात। एक ही फॉर्म की वजह से 3 पॉइंट वैसे ही बन रहे आपके, आप चाहो तो भी नहीं भूल सकते। आई नो याद करना कठिन है ई फॉर्म, पर अगर याद हो गया तो उसको साथ वो भूलना पॉइंट्स बहुत कठिन है। एक बार तुमने मेहनत कर ली तो वापस आना बहुत मुश्किल है। तुमने 105 ई फॉर्म अगर याद कर लिए तो तुमको उससे रिगार्डिंग 250-300 पॉइंट्स वैसे ही याद हो जाएंगे। और दूसरी बात, 2 पेपर अगर आपकी आंखों के सामने, सबसे बड़ा सत्य, बाकी सब छोड़ दो, सबसे बड़ा सत्य, 2 पेपर आपकी आंखों के सामने है, आंसर शीट, एक में ई फॉर्म कोट किए, दूसरे में नहीं किए, आप एज ए वैल्यूअर किसको मार्क्स दोगे? भले ही ग्रेस मार्क 5 से 6 मिले एक्स्ट्रा, 5 से 6 मार्क किसको बोलते? 55 पे हो एग्जाम्शन लाओगे, 45 पे हो एग्रीगेट निकलेगा, 35 पे हो पास हो जाओगे, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिमेंबरिंग। और कोई बहुत भयंकर मेहनत नहीं करनी है, फास्ट ट्रैक में मेरे साथ रहने का है बस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। सब याद हो गया बहुत अच्छे तरीके से? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, फोकस करना अच्छे से। कितना बज गया? अच्छा ओके फाइन। थोड़ा आज मेरे को स्केड्यूल टाइट है तो मैं तुमको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, 15-20 मिनट। रीजन बीइंग भी है कुछ मीटिंग्स वगैरह, उसकी वजह से। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं 15-20 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ। कल से हम एक चैप्टर शुरू करेंगे, पर हम कल से कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे उसका ब्रीफिंग मैं अभी दे दूँ। मेरे पास है 4-5 मिनट, तो उसमें ब्रीफ एटलीस्ट मैं कर दूँ कि करना क्या है करके। ठीक है, ओके। क्या ब्रीफिंग है सुनना। ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स में जनरल मीटिंग का कंसेप्ट यूज होता है। सारे चैप्टर्स में जनरल मीटिंग का कंसेप्ट और उसका रिजोल्यूशन। ठीक है,
ये जनरल मीटिंग लेना है, इसमें रिजोल्यूशन पास करना है। जैसे अगर आप दूसरा ही चैप्टर लो, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, जो हमने शुरू करना चाहिए, इसमें लिखा है कि नेम अल्टरेशन के लिए जीएमएसआर पास करो, इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट अल्टरेशन के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, इसमें लिखा है भाई मेमोरेंडम अल्टर करने के लिए जनरल मीटिंग का स्पेशल पास करो। मतलब बहुत सारे जगह पे जीएमएसआर जीएमओआर ये वाले वर्ड्स आते हैं। पर जीएमएसआर जीएमओआर लिखा किधर है? ये लिखा है चैप्टर 7 में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब जब तक मैं आपको जीएमएसआर जीएमओआर नहीं पढ़ाऊं या जनरल मीटिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊं, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 सिखा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीएमएसआर जीएमओआर रिजोल्यूशन का कंसेप्ट है। तो कल के लेक्चर में सबसे पहले हम चैप्टर 7 के जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ेंगे कि जनरल मीटिंग क्या होता है, कितने टाइप के जनरल मीटिंग होती है, रिजोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं, बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, रिजोल्यूशन पास कैसे होता है, काउंटिंग कैसे होता है, जनरल मीटिंग किस प्रकार से कौन से ड्यू डेट पे ली जाती है, ये सारी चीजें कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। समय बचता है तो जब हम चैप्टर 2 में एंटर भी कर जाएंगे, पर कल हमारा मेन मकसद रहेगा चैप्टर 7 के बेसिक्स को पढ़ना। अब पूरा चैप्टर 7 हम नहीं पढ़ने वाले, चैप्टर 7 के बेसिक्स को खत्म करेंगे, जो पढ़ने के बाद में हम चैप्टर 2 से वापस से अच्छे से शुरुआत कर पाए। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले नो। तो कल हमको चैप्टर 7 की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आई होगी कि सर चैप्टर 7 से शुरुआत करोगे तो सर उसका नोट्स वगैरह फॉर्मूला वगैरह शिपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि कल आपको चैप्टर 7 के नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल मैक्सिमम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का काम है। एनीवेज जब हम चैप्टर 7 में वापस जाएंगे, क्योंकि कल उसमें से सिर्फ बेसिक उठा रहे हैं, 35 सेक्शन है चैप्टर 7 में, उसमें से कल सिर्फ बेसिक उठा रहे हैं। जब वापस से हम चैप्टर 7 में जाएंगे तब आपको फॉर्मूला नोट्स की जरूरत पड़ेगी, कल नहीं पढ़ने वाली, डोंट वरी। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर था आज का, आई एम वेरी सॉरी, कुछ काम है इस वजह से। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। ठीक है, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।